सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा ये लर्निंग वीडियो है। इस लर्निंग वीडियो में हम लोग सीख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी तक हमने पढ़ रखा था चार्ज क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ एंड चार्ज से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, उसका बहुत सारा हमने डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। और भी सारा आपके सीट में होगा उसको सॉल्व करेंगे, अदर बुक में होगा उसको सॉल्व करेंगे। और किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो हमें डेफिनेटली कंसर्न करेंगे, पूछेंगे हमसे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नया वीडियो है ये हमारा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग हम लोग सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसका कैलकुलेट, फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होती है, उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है, उसके रिगार्डिंग हम सीखेंगे। और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन रेज किया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि हम लोग क्या है ग्रेविटेशन में पढ़ते टाइम ही बताया था, क्या फील्ड दो तरह, फोर्स जो है दो तरह का होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ा होगा आपने, फोर्स दो तरह का होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा फील्ड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, वो क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और फील्ड फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब जो होता है फील्ड फोर्स होता है। ओके, मतलब कि इसमें डायरेक्टली जो है बॉडी या पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करता, दूर से ही एक दूसरे को अपने अपने फील्ड के थ्रू क्या है इंटरेक्ट करता है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, जैसा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रीजन इन अ स्पेस, रीजन इन अ स्पेस, region in a space around a charge, around a charge particle, charge particle or charge body, charged body, where electrical effect can be experienced by another charge, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे, और चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी। सिंपल सा है, जैसे फील्ड होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में मास के अराउंडिंग जो सराउंडिंग स्पेस होता था वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उस मास का। वैसे ही अगर कोई चार्ज है प्लस क्यू मान लेते हैं इसको, तो इसके सराउंडिंग स्पेस में जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लो कि ये पॉइंट चार्ज है, सो सराउंडिंग स्पेस में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर सी बात है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फील्ड की इंटेंसिटी भी डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा चैप्टर है, गॉस लॉ में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। अगर मान लो कि ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, इसके स्पेस में आर पोजीशन पे हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड आर पोजीशन पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं या फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इट इज डिफाइंड एज,
it is defined at a point or position in the field as electrical force per unit positive test charge इतना याद रखेंगे बस. So it is defined at a point in the field is electrical force per unit positive test charge. Okay, so इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी चार्ज के आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे आप डिफाइन करोगे तो एक टेस्ट चार्ज ले जाओगे और वो टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो टेस्ट चार्ज उसको ही हम फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हो. सो आई होप इसको आसानी से समझ गए होंगे. ये बेसिक डेफिनेशन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. चलिए इससे आगे बढ़ते हैं. सपोज प्लस क्यू जो है आपका एक पॉइंट चार्ज, ए पॉइंट चार्ज एज सोर्स चार्ज, in which field at position R a test charge plus Q is to be placed. चलिए, सो इसके पॉइंट चार्ज है और इसके पोजीशन इसके फील्ड में R डिस्टेंस पे क्या होता है, ये पॉइंट P को प्लेस पॉइंट P पे आप क्या करते हो, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देते हो. तो चलो कूलम्ब्स फोर्स जो होगा इस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कूलम्ब्स फोर्स लगेगा. सो कूलम्ब्स फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज प्लस क्यू पे एक कूलम्ब फोर्स लगेगा. कितना लगेगा, KQ बाय R स्क्वायर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे काउंट करेंगे और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो F KQ बाय R स्क्वायर एंड R का यूनिट वेक्टर दोगे. ओके, सो यहाँ पे K का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0. याद रखेंगे इसका वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. ये जानते हो K का वैल्यू. सो F इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर में लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, KQ बाय R स्क्वायर. R को आप लिखोगे वेक्टर R डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R. तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, KQ R बाय RQ. सो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इसको हम E से डिनोट करेंगे. तो ये हो जाएगा आपका, इस तरह से वेक्टर में लिखोगे तो F बाय Q लिखोगे. F बाय Q क्या हो जाएगा, KQ बाय R स्क्वायर R कैप, या फिर इसको ही लिख सकते हो KQ बाय RQ वेक्टर R, ऐसा भी लिख सकते हो. सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा आपका KQ बाय R स्क्वायर.
ओके, के क्यू बाय आर स्क्वायर, या फिर के का वैल्यू पुट करोगे तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। सो आई होप आप समझ गए कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण उसके फील्ड में किसी पोजीशन, जिसका जो पोजीशन जो है पोजीशन वेक्टर आर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। और वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, या फिर आर कैप का हम डायरेक्शन अटैच कर देंगे। तो आई होप इसको आप समझ गए। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज at position r is given by 1/4 pi epsilon naught q by r square। q क्या है, सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। चलो, सिमिलरली टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ में आपको बताया था ना, वैसा ही यहाँ पे सिमिलर होता है, वेरी सिमिलर होता है। ओके, अब इसमें ये बात बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है, कहीं पे बहुत कम जगह बुक में भी मेंशन किया होता है, ये याद रखेंगे। ये टेस्ट चार्ज बेसिकली बहुत छोटा होना चाहिए। ये टेस्ट चार्ज जो है बेसिकली प्लस क्यू जो है क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। और ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये प्लस क्यू जो है सिर्फ इसके फोर्स को, इसके फील्ड के कारण जो फोर्स होता है उसको एक्सपीरियंस करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा, ये कोई फोर्स इस पे नहीं लगाएगा। हालांकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, रियल में ऐसा होता नहीं है, फिर भी ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये वाला टेस्ट चार्ज जो है सिर्फ जो है फोर्स को, सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा उसको सिर्फ एक्सपीरियंस करेगा, कोई फोर्स इसको इस पर कोई फोर्स, सोर्स चार्ज पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, ऐसा एज्यूम किया जाता है, जम्पशन है, रियलिटी में नहीं है। तो हम इसको लिखाएंगे नहीं, आप वीडियो में सुन गए, आप याद रखेंगे कि टेस्ट चार्ज जो है सोर्स चार्ज पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, हालांकि रियलिटी में करेगा बिल्कुल। ओके, सो एजम्पशन में याद रखेंगे। ओके, और इसमें माना जाता है कि टेस्ट चार्ज जो है, अगर मान लो कि फ्री स्पेस में दोनों चार्ज है, दोनों एक दूसरे पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होगा। लेकिन जब कैलकुलेट करते हैं तो हम माना जाता है कि इसको फिक्स कर दिया, इसको जो सोर्स चार्ज है प्लस क्यू को, उसको मैंने फिक्स कर दिया, उसको हमने फिक्स कर दिया। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन ये याद रखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय आर स्क्वायर, वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो कैलकुलेट करते थे, वहां पे g होता था, q की जगह m होता था, और वहां पे डायरेक्शन की बात करते तो माइनस ले लेते थे। सो यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, माइनस नहीं होगा। चलिए, तो इसको हम समझ गए। अब इसमें डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उससे पहले हम बात कर लेते चार्ज डेंसिटी का। चार्ज डेंसिटी, यहां पे नोट में लिख लीजिएगा, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू शुड बी should be very small and assumed to be can experience the electrical force only. It means test charge, it means it is supposed that test charge doesn't exert a force on source charge। इसको याद रखेंगे, जो बात बोले वही बात आप नोट कर लेंगे नोट में।
चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ना हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी का। चार्ज डेंसिटी तीन तरह का होगा। अगर सिर्फ लाइन पे है, एक लाइन मतलब कहने का मतलब उसका कोई थिकनेस नहीं, उसका कोई थिकनेस नहीं होना चाहिए, कोई रेडियस नहीं होना चाहिए, ओके, बिल्कुल फाइन लाइन होना चाहिए, उस पे चार्ज है, ओके। तो उस केस में चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो अगर लाइन चार्ज है तो सिर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। और सिर्फ एक मान लें कि सीट है, सीट करने का मतलब जैसे कि एक पेज होता है, तो पेज क्या होता है, सीट होता है, ओके। उसका भी थिकनेस हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ओके। तो उसको सीट को हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। या फिर किसी मान लो कि बॉडी है, उसके आउटर सरफेस पे चार्ज है, तो उसको भी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तीसरा, थ्रू आउट वॉल्यूम। थ्रू आउट वॉल्यूम, अगर मान लो कि जैसे कि थ्रू आउट सॉलिड स्फीयर में मास होता है, वैसे अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल तो उसमें थ्रू आउट वॉल्यूम जो है चार्ज हो सकता है। चार्ज पार्टिकल पूरे वॉल्यूम में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। सो तीन तरह के चार्ज डेंसिटी होंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके। सो याद रखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर मान लो कि ये इसको हम डिनोट करते हैं एंड इज डिनोटेड बाय लैम्डा से, ओके, याद रखेंगे। एंड इफ क्यू टोटल चार्ज एंड एल जो है टोटल लेंथ, देन लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, Q बाय एल, और आप क्या कह सकते हो, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल कर सकते हो, ओके। सो लैम्डा जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, याद रखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी को जनरली हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, ये याद रखेंगे। लैम्डा देखते ही करना, देखते ही कहीं पर देखोगे तो याद रखना लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जनरली लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा। दूसरा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लो कि एक सीट है, उस पे थ्रू आउट जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ओके। सो इसका जो होगा यूनिट होगा, इसकी बात करेंगे, लैम्डा का यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ लैम्डा की बात करेंगे तो ये हो जाए कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इक्वल टू होता है Q अगर टोटल चार्ज है, A आपका एरिया है, A क्या है, एरिया है, तो या और फिर आप ऐसे कर सकते हैं Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A। यहां पे ऐसा यूनिट जो होगा सिग्मा का, चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ओके। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे इसको क्या पढ़ते हैं, रो। और ये क्या होता है, सिग्मा, और ऊपर वाला था लैम्डा। सो इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज रो इक्वल टू हो जाएगा Q बाय V, V क्या होगा, वॉल्यूम, और Q की बात करेंगे तो इस केस में रो इंटू
V टोटल चार्ज। यहां पे रो का ऐसा यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब। चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, तो कूलम पर मीटर क्यूब। सो ये याद रखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को जनरली लैम्डा से डिनोट करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को जनरली सिग्मा से डिनोट करेंगे, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम जनरली जो है रो से डिनोट करेंगे। ओके, सो इसको हम मिटा दे रहे हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जान लेते हैं। इंटेंसिटी जो होगा, ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम होता है। और इसको ही आगे ध्यान रखेंगे, न्यूटन पर कूलम। और दूसरा जो होता है इसकी बात करेंगे तो ये जो होता है आपका वोल्ट पर मीटर, याद रखेंगे वोल्ट पर मीटर, आगे जाके देखेंगे वोल्ट पर मीटर। ओके, सो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो जाएगा। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दोनों याद रखेंगे आप। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम समझ रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज distribution. Okay, so electric field due to continuous charge distribution very similar to जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का हम कैलकुलेट करते थे वैसा ही यहां पर भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो पहला जो केस लेते हैं, पहला केस लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू linearly infinitely long linear charge distribution, linear charge distribution। और इसको बोल सकते हो लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। चलो सबसे पहले अगेन हम आपसे बात करना चाहेंगे, बहुत बार बात कर रखे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग कहने का मतलब क्या है। ओके, इस बात को समझो। अब जैसे क्या है कि सन की बात करें तो सन जो है अर्थ के कंपैरिजन में एटलीस्ट 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा है। सन जो है, इस बात को सुनो, सन जो है अर्थ के कंपैरिजन में एटलीस्ट 10 मिलियन टाइम्स जो है, मिलियंस ऑफ टाइम क्या है, ज्यादा बड़ा है। लेकिन हमें तो अर्थ ही इनफाइनाइट लगता है, ये अर्थ का सरफेस ही बहुत बड़ा लगता है, तो समझो सन का कितना बड़ा लगेगा, सन कितना बड़ा होगा आप इमेजिन करो। बट क्या है, सन हमें कितना नजर आता है, एक फुटबॉल के साइज का नजर आता है, एक फुटबॉल के आकार का नजर आता है। ऐसा क्यों नजर आता है, जबकि एक्चुअल में जो है सन जो है बहुत बड़ा है, सन जो है बहुत बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, जो रिलेटिव ऑब्जर्वेशन, रिलेटिव डिस्टेंस होता है वो मेन रोल प्ले करता है। कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट साइज का हो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाता है। ओके, सो कोई जो है बहुत बड़ा हो जाता है और कोई बहुत छोटा हो जाता है। अगर मान लो कि आप जो स्पेस सर्च में वॉयेजर है, वॉयेजर ने भेजा है एक पिक्स, आपने देखा होगा, तो एक डॉट से भी छोटा जो है उसके पिक्स में, इतने बड़े पिक्स में बोर्ड जितने पिक्स में एक डॉट से भी छोटा साइज का अर्थ दिखता है। सो उस केस में क्या है, सिंपली ये मतलब इनफाइनाइट कैसा होता है, इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते। ओके, सो ऐसा नहीं होता है। इनफाइनाइट कहने का मतलब अगर जो है
दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस अगर कम है तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। सेम सिंपल ऑब्जेक्ट भी, सामान्य साइज का भी ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा दिखेगा, और अगर बहुत दूर से कोई देखेगा उसको तो बहुत छोटा दिखता है। जैसे कि सन को हम बहुत दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो एक फुटबॉल देखता जैसा दिखता है, मतलब बहुत छोटा दिखता है, बट वो एक्चुअल में क्या है, हम वहां पे सन पे जाके, हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन सन जो है एक्चुअल में अर्थ के साइज से भी बहुत बड़ा है, वो भी कम से कम 1 करोड़ टाइम्स ज्यादा बड़ा है। ओके, सो इस केस में याद रखेंगे, इनफाइनाइट करने का मतलब ये नहीं कि उसका लंबाई बिल्कुल इनफाइनाइट ही है, मेजर ही नहीं कर सकते। ओके, सो इनफाइनाइट करने का मतलब जैसे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा यहां पर है, तो ये वाला बोर्ड का यहां से यहां तक लेंथ ये फाइनाइट दिखेगा। ओके, जैसे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां से इतना दूर पे है, यहां से इतना दूर पे है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये फाइनाइट लेंथ का दिखेगा, लगेगा 2 मीटर का। लेकिन इसको ही वेरी क्लोज ले ले, वेरी क्लोज 1 mm से भी छोटा, इसको 1 mm से भी छोटा गैप पे ले लेंगे, तो इस पॉइंट से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ही ये बोर्ड का जो है विड्थ जो है बहुत बड़ा दिखेगा, बहुत लार्ज दिखेगा, इनफाइनाइट लेंथ का दिखेगा। ओके, सो हमेशा क्या होता है, रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। अगर बहुत दूर से देख रहा है तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा, मतलब कि ऑब्जर्वेबल जो है साइज बहुत छोटा होगा, और एकदम बहुत क्लोज होके करीब से देखेंगे तो वही जो है ऑब्जर्वेबल जो साइज है बहुत बड़ा एपियर होगा। ओके, सो इनफाइनाइट लाइन या इनफाइनाइटली लॉन्ग करने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा, बट मतलब कि सिग्निफिकेंटली बड़ा है, बट जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है उसके बहुत पास है। ओके, सो हम मान लेते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को इस तरह से दिखाया जाता है, एक वायर है और उसको दोनों एंड पे डॉट डॉट करके दोनों एंड पे दिखा जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो है इसके जस्ट पास में होगा, तो इस पॉइंट के लिए ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा। अब इसी को हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाएंगे, क्योंकि वहां पे जो हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर पाएंगे। तो इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, 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 पॉजिटिव चार्ज है। ओके, चलिए ठीक है भाई। अब यहां से हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा r डिस्टेंस पे क्या है, एक पॉइंट P है, और यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो अभी तक हमने लाइन के केस में हमने किया नहीं है, लेकिन हमने पॉइंट वाला समझ लिया है कि पॉइंट वाला अगर एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे है, तो इससे r डिस्टेंस पे अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता है तो सीधा लिखते हो k क्यू बाय आर स्क्वायर लिख देते हो, और ये जो है इसका डायरेक्शन जो होगा r के डायरेक्शन में होगा, r के डायरेक्शन में होगा। सो पॉइंट चार्ज की वजह से तो लिखना आप समझ गए कि ये अगर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है तो इसके फील्ड में r पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर और r के डायरेक्शन में होगा। सो पॉइंट चार्ज से r का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस पॉइंट पे उधर ही होगा, r के डायरेक्शन में। चलिए, सो ये तो आप समझ गए। तो अब अगर मान लो कि हम क्या करें, यहां पे हम क्या करें, यहां से मान लो कि y मिडिल से y डिस्टेंस पे dy लेंथ हम कंसीडर करें, dy लेंथ कंसीडर करें, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dy हो जाएगा। सो ये dq यहाँ पे जो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा लेंथ कंसीडर करेंगे, एलिमेंटल लेंथ, तो वो क्या होगा, लाइन का बहुत ही इनफाइनाइटेशनली छोटा पार्ट क्या होता है, पॉइंट होता है। तो ये वाला जो है इस छोटे से पार्ट में जो चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहां से हम मान लेते हैं कि ये है z डिस्टेंस, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस छोटे से चार्ज dq की वजह से हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE होगा, और dE इक्वल टू होगा k dq
बाय जेड स्क्वायर। देखो इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट का जो दूरी है जेड हमने मान लिया, सो डी के डी क्यू बाय जेड स्क्वायर। चलो अच्छा है। अब देखो जस्ट इसके अपोजिट अगर देखेंगे यहां पर, तो यहां पर भी अगर हम मान लो कि छोटा सा डी क्यू कंसीडर करें डी वाई, तो यहां पर इसके कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण भी क्या होगा, ये जो होगा डीई हो जाएगा, डीई इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। और तो अब देखेंगे इसका दो कंपोनेंट होगा दोनों का, ये एक होगा और ये एक होगा। सो अब यहां पे देखेंगे तो ये पॉइंट P पे इसका दो कंपोनेंट, ये होगा डीई वाई, ये हो गया डीई वाई। सो इस दोनों पॉइंट का जो है y कंपोनेंट एट पॉइंट P पे, दोनों पॉइंट चार्ज का y कंपोनेंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा। y कंपोनेंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, कैंसल आउट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट इधर होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट इधर होगा। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से है। ये आप आसानी से समझ रहे हो। तो y कंपोनेंट तो कैंसल आउट होगा, सो नेट इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका वाला x कंपोनेंट और इसका वाला x कंपोनेंट। सो डीई नेट की बात करेंगे तो डीई नेट जो होगा ट्वाइस ऑफ डीई एक्स, ट्वाइस ऑफ डीई एक्स। अब सपोज कि ये यहां से हम इधर थीटा एंगल मानते हैं, ये थीटा एंगल मानते हैं। सो यहां पे dEx की बात करेंगे, dEx की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dE कोसाइन ऑफ थीटा, dE कोसाइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ओके, सो ठीक है, dE कोसाइन ऑफ थीटा हो जाएगा। सो और dEy की बात करेंगे तो dEy जो हो जाएगा dE साइन थीटा। dE की बात करेंगे तो k डी क्यू जो है लैम्डा डी वाई, लैम्डा डी वाई बाय जेड स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा आपका k लैम्डा, इसको हम यहां पे लिखते हैं k लैम्डा डी वाई बाय जेड स्क्वायर डीई और कॉस थीटा एंड साइन थीटा। चलो सो यहां पे देखो अब क्या है, y तो वैरी करेगा, यहां से लेकर पूरा इधर तक वैरी करेगा y, इधर भी यहां से लेके यहां तक नीचे तक वैरी करेगा y। सो y भी वेरिएबल है और r कांस्टेंट है। r क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि इस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r जो है सिर्फ कांस्टेंट है। y वैरी करेगा, तो y वैरी करेगा तो z भी क्या होगा, वैरी करेगा। y वैरी करेगा तो z भी क्या होगा आपका, वैरी करेगा। सो इस केस में dy को जब हम लिखेंगे तो y स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आप लिखेंगे dz स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर लिखेंगे। चलो ठीक है जी, आप y स्क्वायर। सो इस केस में यहां पे देखो इसकी बात करें अगर, सो dy की बात करेंगे, dy की बात करेंगे तो 2y dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2z dz, 2z dz, 2z dz। ठीक है जी। सो लैम्डा बाय जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते। सो यहां पे dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy को हम ऐसा भी लिख सकते। चलो इसके टर्म में, थीटा के टर्म में लिखते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थीटा और r के टर्म में सीधा लिखे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, सो यहाँ पे देखो z की बात करेंगे तो z को r के टर्म में लिखें तो आप क्या लिखेंगे, आप r बाय जेड, r इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में तो बेस बाय हाइपोटेनियस, r बाय जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos थीटा। सो यहां से z इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, r बाय cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका r सेक थीटा। चलो ठीक है भाई।
दूसरा आर और वाई को लिखेंगे तो वाई बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। एंड इसकी बात करेंगे सो ये y बाय वाई इक्वल टू क्या होगा r tan थीटा हो गया। चलिए ठीक है जी, y इक्वल टू क्या हो गया r tan थीटा। सो dy बराबर क्या होगा, देखो r तो कांस्टेंट है, r चेंज नहीं हो रहा है परपेंडिकुलर। अब ये जो है इधर चेंज होगा तो थीटा चेंज हो जाएगा। सो इसमें y और थीटा वेरिएबल है, r वेरिएबल नहीं है। ओके, वो बीच वाला जो है वो वाला टर्म हम उसको हटा दिए थे, यहां से थीटा के टर्म में लिख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, सो इस केस में देखो ये क्या है r और z को लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू r बाय जेड बेस बाय हाइपोटेनियस। tan थीटा इस ट्रायंगल में लिखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा होता है। और यहाँ पे देखो ये y यहां से लेकर यहां तक वैरी होते जाएगा, यहां से यहां तक वैरी होते जाएगा, यहां से यहां तक वैरी होते जाएगा। तो ये जो है थीटा जो है चेंज होगा। इधर भी देखो यहां से यहां तक वैरी होगा, 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 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो ऐसा करके देखोगे तो ये वाला जो है इधर भी थीटा चेंज हो रहा है। तो इस केस में y चेंज हो रहा है, मतलब इस पॉइंट से इधर y चेंज हो रहा है, इधर यहां से यहां y चेंज हो रहा है और थीटा चेंज हो रहा है। r तो वहीं पे, ये दोनों गैप क्या है कहीं नहीं चेंज हो रहा है। ओके, सो dy इक्वल टू हो जाएगा आपका r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dy बाय डी थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा। तो r इंटू टेन थीटा का थीटा के टर्म में डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है। सो सेक dy इक्वल टू r इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, चलो ये वाला याद रखोगे क्योंकि हर जगह इसका जरूरत पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड का जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे भी रिक्वायरमेंट होगा। ओके, और ये वाला जो बेसिक हम यूज कर रहे हैं वो बेसिक कंसेप्ट आप एक बार दो बार लिख लोगे फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योमेट्री भी इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ज्योमेट्री को भी हम नहीं भूलेंगे। सो ये देखो यहाँ पे हो गया आपका। सो हम क्या करेंगे, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो dy तो कैंसल आउट हो जाएगा, नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा। सो डीई की पहले बात कर लेते हैं। सो डीई जो हो जाएगा आपका so net electric field due to net electric field at P is x component point charge only because y component because y component gets cancelled due to symmetrically opposite placed charge. So net electric field at point P is x component of point charge only because y component gets cancelled due to symmetrically opposite placed charge. Okay, symmetrically opposite placed charge. So हमें क्या है DE की बात करेंगे तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ओके, सो यहाँ पे DE की बात करेंगे तो DEX हो जाएगा, DEX हो जाएगा। और DEX की बात करेंगे तो DE जो हो जाएगा DEX। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं। सो ये K लैम्डा तो रहेगा ही। dy को हमने क्या लिखा था r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय z स्क्वायर की बात करेंगे तो z हमने क्या लिखा था
देखो r बाय जेड क्या होता है cos थीटा, तो z इक्वल टू r बाय cos थीटा मतलब r सेक थीटा, तो जेड स्क्वायर जो होगा r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और इसके साथ cos थीटा। ओके, सिमिलरली d की बात कर लें, सो इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग लिखते रहेंगे। सो डीई की बात करेंगे तो देखो डीई को हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसल, एक आर कैंसल हो गया, तो एक आर नीचे में बचेगा, ऊपर आर में कुछ भी नहीं बचेगा, ये के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा नीचे में आर बचेगा। सो डीई इक्वल टू डीई एक्स, और ये हो जाएगा आपका के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाय आर, और एंड अगर आप यहीं पे लिख लो क्योंकि आगे भी जरूरत होगा, डी वाई की बात करेंगे तो डी वाई जो हो जाएगा के लैम्डा कॉस थीटा की जगह पे साइन थीटा हो जाएगा डी थीटा बाय आर। ओके, सो डी वाई वाला तो नहीं होगा, जीरो ही हो जाएगा। सो चलो अब आपको क्या करना है, यहां पे ईपी लिखना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी की बात करेंगे तो ईपी इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई एक्स, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई एक्स, के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाय आर। अब यहां पे देखो ये क्या है, थीटा वेरिएबल है, क्या है हमारा, थीटा है वेरिएबल है, थीटा जो है हमारा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। ओके, सो थीटा अगर वेरिएबल है सो उस केस में, थीटा अगर हमारा वेरिएबल है, यहां पे देखो तो थीटा वेरिएबल है तो थीटा वेरी कैसे करेगा, तो यहां पर मान लो कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये बढ़ते जाएगा, थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो आप ऊपर साइड में थीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। ओके, नीचे साइड में भी देखेंगे, नीचे बहुत ये लंबाई बढ़ता जाएगा तो ये थीटा भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो ये थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, पाई बाय 2। बट ऊपर वाले को देखोगे तो क्लॉकवाइज सेंस में है, नीचे वाले को देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, मतलब कि दोनों जो है अपोजिट सेंस में है। ओके, सो अगर नीचे वाले को हम निगेटिव माना तो ऊपर वाले को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, और ऊपर वाले को आपने पॉजिटिव माना तो नीचे वाले को क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव मानना पड़ेगा। ओके, सो इस केस में एपी की बात करेंगे तो यहां पर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 की बात करेंगे, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इंटीग्रेट कर देंगे तो ईपी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। सो ईपी इक्वल टू क्या होगा बताओ, ईपी इक्वल टू ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका के लैम्डा बाय आर, तो कांस्टेंट ही है, कॉस थीटा डी थीटा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ओके, सो याद रखेंगे कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे को याद होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, पॉजिटिव कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या होता है, पॉजिटिव साइन थीटा होता है, साइन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोसाइन थीटा होता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव ऑफ कॉस थीटा है जिसका इंटीग्रेशन जो होगा पॉजिटिव ऑफ साइन थीटा होगा। ओके, सो ई एक्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका के लैम्डा बाय आर, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसमें देखो यहाँ पे पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 की बात करोगे। ओके, सो इस केस में ये हो जाएगा आपका के लैम्डा बाय आर, और साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा की जगह यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करो, माइनस ऑफ साइन
माइनस पाई बाय 2, इसको हम मिटा देते हैं। सो ये क्या हो गया, ई एक्स इक्वल टू हो गया आपका के लैम्डा बाय आर, और ये हो गया आपका साइन पाई का वैल्यू, पाई बाय 2 का वैल्यू 1 माइनस साइन माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू -1, दैट इज ये हो गया 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर। सो यहीं से ई एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा 2k की जगह आप पुट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लैम्डा बाय आर। सो यहां पे आ जाएगा ये लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। सो EP इक्वल टू हो गया आपका E इक्वल टू EX इक्वल टू, आप कर सकते हो, आप ऐसे ही याद रखोगे 2k लैम्डा बाय आर, या फिर इसको ही याद रखोगे लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, एंड इस केस में EY का वैल्यू क्या हो जाता है, EY जो होगा 0 हो जाएगा, EY क्या हो जाएगा 0। सो होपफुली आप इसको समझ गए होंगे बच्चे, इसको आप समझ गए होंगे। चलिए इसको एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, इसको एक बार नोट कर लो और इसको हम फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या बताया था, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। रिकैप, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इनफाइनाइटली कहने का मतलब इसको डॉट 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 से दिखा दो, इसको डॉट 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 से दिखा दो, उससे r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, 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 पॉजिटिव चार्ज है। चलिए आपने क्या किया, यहां से y डिस्टेंस पे आपने रिकैप में अच्छे से कर लो, y डिस्टेंस पे आपने dy कंसीडर किया। लैम्डा क्या हो जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी। सो dq की बात करेंगे तो dq हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू dy, लैम्डा इंटू dy। सो ये हो जाएगा, यहां से इस dq की वजह से यहाँ पे de की बात करेंगे तो de होगा आपका k dq बाय, यहाँ पे इसको z बोला तो z स्क्वायर हो गया। मान लेते हैं इसका थीटा है एंगल, थीटा एंगल है, तो आप इसमें क्या लिखते हो, r बाय जेड इक्वल टू आप लिखते हो क्या, r बाय जेड की बात करें तो cos थीटा, और y बाय r की बात करें तो tan थीटा। सो यहीं से आप क्या लिखते हो, y इक्वल टू r tan थीटा लिखते हो, और dy इक्वल टू यहीं पे डिफरेंशिएट करते हो तो r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहां से r बाय जेड, तो z इक्वल टू आप लिखते हो r बाय cos थीटा, दैट इज r sec थीटा। सो यहीं से देखो यहाँ पे k dq है, इसको k लैम्डा dy लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हो z स्क्वायर। चलो ठीक है जी। सो इसको आप सिंपली अगर लिखना चाहो, अब इसका दो कंपोनेंट होता है, एक होता है dx और एक होता है, एक हो जाएगा इसका dey। dex की बात करेंगे, सो ये देखो यहां पे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, dex जो होगा de ऑफ cos थीटा हो जाएगा, de ऑफ cos थीटा, और dey बाय dy की बात करेंगे तो de साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। इसको हम याद रखेंगे, dex को भी dey को भी। सो dex जो होगा de cos थीटा होता है, सो dex की बात करेंगे, सो ये देखो आप इसको de को लिखते हो तो k
लैम्डा डी वाई, डी वाई जो है आर सेक स्क्वायर थीटा, के लैम्डा डी वाई जो है आर सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो है जेड जो है आपका, जेड क्या है, आर कॉस आर सेक थीटा जेड, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे डी थीटा, डी वाई जो है आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो डी वाई की जगह यहाँ पे डी थीटा पुट कर देंगे। सो यहाँ पे देखो, पहले डीई की बात कर लें तो डीई जो होता है हमारा, डीई की बात कर रहे हैं तो डीई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा कैंसल, एक आर कैंसल, डी थीटा बचा तो के लैम्डा बाय आर डी थीटा, ये याद रखेंगे फॉर्मेट। और ये क्या है, डीई एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा, सो डीई एक्स की बात करेंगे तो के लैम्डा कोसाइन ऑफ थीटा डी थीटा बाय आर, एंड डीई वाई की बात करेंगे, इसको भी याद रखेंगे के लैम्डा, क्योंकि आगे इसका भी जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे सिमेट्रिक है दोनों तरफ, दोनों तरफ जो चार्ज जो है इस पॉइंट के अबाउट देखें तो सिमेट्रिक है। ओके, तो इस केस में y कंपोनेंट 0 हो रहा है, लेकिन बहुत ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें सिमेट्रिक नहीं रहेगा, तो जो है dy 0 नहीं होगा। ओके, सो इसको आप याद रखेंगे। सो डी, ये देखो डायरेक्टली ये रिजल्ट हम बहुत बार जो है डायरेक्टली लिख देंगे, ये पॉइंट आप याद रखोगे सारे बच्चे, जो भी है, अनुष्का है, श्रावणी है, रिया है, लक्ष्मी है, पूर्वा है, प्रेम है, अथर्व है, पार्थ है, अजय है, आयुष है, और कौन कौन है जी, बहुत सारा पार्थ है, बहुत सारा अथर्व है, बहुत सारा सोहम है, रोहन है, जो भी बच्चे हैं सब इसको याद रखेंगे लाइन चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें इन जनरल। ओके, अभी हमने उसमें पूरा लिमिट पुट नहीं किया, तो इन जनरल अगर कहीं पर भी हमने लाइंस पे कहीं पर भी हमने डी क्यू कंसिडर किया और किसी पॉइंट पे लिख रहे हैं तो उसका दो कंपोनेंट डी एक्स और डी वाई इस तरह से इस फॉर्मेट में याद रखेंगे। अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है और ये दोनों इस पॉइंट के दोनों तरफ जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पॉइंट के दोनों तरफ जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए y कंपोनेंट वाला क्या होगा, ये वाला पॉइंट देखेंगे तो ये वाला पॉइंट मान लो इसके जस्ट अपोजिट जो है पोजीशन पे ये वाला पॉइंट देखेंगे तो डी इधर होगा, तो y कंपोनेंट वाला क्या होगा, कैंसल आउट हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ओनली जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ r होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ r होगा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ r नहीं होगा कोई भी कंपोनेंट। सो उसको आप याद रखोगे, ये ज्योमेट्री याद रखेंगे, बहुत जगह यूज में आएगा, बाइट से बैठ लो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे, वहां पर भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है, सोलेनॉइड के केस में भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो एक बार ये ज्योमेट्री बिल्कुल याद रखोगे, कम से कम 10 जगह डेरिवेशन में आपको रिक्वायरमेंट आएगी इसकी। ओके, और ये सिंपल डीई को एलिमेंट कंसीडर करते हैं, उसकी वजह से एलिमेंट एलिमेंटल चार्ज जो है उसकी वजह से एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वाला डिफरेंशियल फॉर्मेट में भी याद रखेंगे, बाकी रिजल्ट तो हम याद ही रखते हैं, वो तो याद रह ही जाता है। सो अब देखो y कंपोनेंट वाला तो कैंसल आउट हो जाता है, सब कुछ ये लिख लेंगे, फिर से एक बार रिकैप में आप भी लिख लोगे। ओके, सो याद रहेगा बिल्कुल कंक्लूज करके। सो अब आप क्या करते हो, e की बात करते हैं तो ओनली ई एक्स होता है, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होगा। सो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो कि के लैम्डा बाय आर कोसाइन ऑफ थीटा डी थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा डी थीटा। ओके, एंड ई, अगर ई वाई को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अब इस केस में केस 1, इफ लाइन चार्ज इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली, अब देखो ये यहां पर आपको मिल गया। ओके, इसको हम मिल गया तो डी एक्स मिल गया, डी वाई मिल गया, अगर इनफाइनाइटली चार्ज होगा अब यहां से लिखेंगे
ये सब यहां तक लिख लिए। अब केस लिखेंगे। इफ लाइन चार्ज की बात करेंगे इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, या फिर इन जनरल हम बात कर लेते हैं। मान लो कि ये जो है लाइन चार्ज इज फाइनाइट फाइनाइट लेंथ का होगा। ओके चलो, सो इस पॉइंट पे मान लेते हैं, पॉइंट पी पे ये अगर मान लो कि θ1 बना रहा है और ये वाला जो है θ2, या फिर इसको बोल देते हैं अल्फा एंड इसको बीटा। सो इस केस में Ex की बात करेंगे। सो Ex की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dEx दैट इज k लैम्डा बाय r कोसाइन ऑफ थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस बीटा से अल्फा माइनस, क्योंकि इसको मेजर करेंगे तो इस लाइन से देखो, इस रेफरेंस से इसको मेजर करेंगे तो इधर, और इसको मेजर करेंगे तो इधर। ओके सो इसको हम इधर निगेटिव ले लें तो इसको माइनस बीटा और ऊपर वाले को अल्फा रख देंगे। ओके सो ये हो जाएगा। Ex की बात करेंगे तो ये क्लियर होगा। अगर इसको हम पॉजिटिव ले लें तो ऊपर वाले को निगेटिव लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है जी। सो इस केस में इसको अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा, Ex की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो, k लैम्डा बाय r cos थीटा का sin थीटा होता है, और इसमें पुट करोगे आप अल्फा से माइनस बीटा। सो Ex इक्वल टू हो जाएगा k लैम्डा बाय r, ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके Ey की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy, और ये हो जाएगा आपका k लैम्डा बाय r, और इसमें अगर पुट करेंगे माइनस बीटा से अल्फा और ये साइन थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा आपका Ey की बात करेंगे तो k लैम्डा बाय r, और यहीं पे देखो साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा। सो माइनस कॉस थीटा में एक बार क्या पुट करोगे आप, माइनस कॉस थीटा में पुट करोगे एक बार अल्फा और एक बार माइनस बीटा पुट करोगे तो कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस में, और माइनस कॉस बीटा की बात करेंगे, माइनस कॉस बीटा सॉरी साइन थीटा है ना, सो कॉस माइनस बीटा तो कॉस बीटा ही होगा। सो आप इसको लिखोगे कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, याद रखेंगे इसको, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। सो Ex और Ey दोनों का मैग्नीट्यूड इस केस में केस 1। अब यहां पे देखो, इसमें ही आगे नोट करते चलेंगे। अब इसमें इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, एंड पॉइंट वेल विद इन द रेंज ऑफ लाइन। अब इस केस में देखो आपको Ex भी मिल गया और Ey भी मिल गया। सो Ex मिल गया आपका k लैम्डा बाय r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा,
जनरली, एंड ई वाई जो हो गया आपका के लैम्डा बाय आर साइन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी सिमिलर जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ओके, इसको याद रखेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करोगे तभी जाकर क्लियर होगा चीज क्या मैं बोल रहा हूं, नहीं तो फिर नोट नहीं बना रहे हो तो फिर आपके ऊपर निकल गए होंगे दिमाग से बहुत सारी चीजें। सो फिर से आप जाओ, नोट बनाओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला डेरिवेशन अगर भूल गए तो पूरा चैप्टर हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स से जो है 12th का कंडम हो जाएगा। ओके, सो इस केस में जो है ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज में आता है। सो ये बेसिक है, और इसको आप लिख के 2 बार 3 बार लिख के आप कर लिए तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को धराशायी कर दोगे 1 मिनट में। ओके,